अटेंडेंस का पर्पस यही है कि सब बच्चे रेगुलर रहें क्लास में. वी वांट टू स्टे रेगुलर, वी वांट टू मेंटेन दैट रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी है, तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. क्योंकि पता है दिक्कत क्या होती है कि एक क्लास मिस करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि भाई एक क्लास ही तो मिस करी है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको फिर अगली क्लास में समझने में भी दिक्कत आएगी, उसके अगली क्लास में भी दिक्कत आएगी, फिर टेस्ट में प्रॉब्लम आएगी. तो वो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है. एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, उसका बैकलॉग इतना था, अभी 2 हफ्ते हुए जबकि बस, बट उसका बैकलॉग इतना हो गया था कि वो उसके उस डर से टेस्ट नहीं दे पाया बच्चा. तो मैंने वही बोला कि बेटा बैकलॉग अपना क्लियर रखो, है ना, वरना फिर बेनिफिट नहीं है. इतनी पढ़ाई करोगे, इतनी मेहनत करोगे, बैकलॉग क्लियर नहीं है तो फिर कैसे चलेगा काम. ठीक है बच्चों, तो आज आपकी इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की लेक्चर 9th है. ठीक है, पिछली क्लास में हमने गॉस लॉ पढ़ लिया था, तो अब हम आज भी गॉस लॉ से शुरुआत करेंगे. गॉस लॉ के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं. पहले हम फिलहाल इलेक्ट्रिक जो हम चार्जेस कंसिडर करेंगे वो डिस्क्रीट चार्जेस कंसिडर करेंगे. उसके बाद आगे जाके हम अलग अलग एप्लीकेशंस इसकी देखेंगे, जहां पर हम अलग अलग सिस्टम्स की वजह से डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ रहा है. ठीक है, पहले हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव किया है वो आप लोगों को याद होगा कि रिंग हो गया, आर्क हो गया, या फिर हमारा डिस्क हो गया, रॉड हो गया, उन सब की वजह से कितने मुश्किल मुश्किल एक्सप्रेशंस हमने डिराइव करे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के. तो अब आप देखोगे कि गॉस लॉ को यूज करके हम बहुत सिंपल तरीकों से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर सकते हैं, और ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हमें जेई वाले पर्पज से स्टडी करनी है. ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आ गया, अगर आपके पास इनफाइनाइट वायर है तो वो वाला केस आ गया. हॉलो कंडक्टिंग वायर का मतलब है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का केस आ गया. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर का मतलब है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका केस आ गया. इनफाइनाइट अगर आपके पास कोई पतली सी शीट है, और इनफाइनाइट अगर आपके पास कोई मोटी शीट है, उस केस में क्या होगा. एंड स्फीयर और शेल के बारे में भी हम समझेंगे कि स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है. तो ये सारे केसेस हमें गॉस लॉ की एप्लीकेशन में कवर करने हैं. ठीक है, इसके पहले क्विकली हम रिकैप कर लेते हैं, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए भी, जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी, जिन्होंने क्लास मिस कर दी है. ठीक है, मेरा नाम साक्षी मैम है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ. ठीक है बेटा, तो गॉस लॉ का क्विक रिकैप कर लेते हैं कि गॉस लॉ का मतलब क्या होता है. तो गॉस लॉ क्या बोलता है बच्चों, मुझे एक बार याद दिलाओ. Ma'am, electric flux of a closed surface is equals to Q by epsilon naught. बिल्कुल सही बोला बेटा. तो जैसे ये क्लोज सरफेस मैंने बना दी है, हमने कल देखा था ना कि इसमें अगर मैंने Q1 चार्ज रखा, इसी के अंदर मैंने Q2 चार्ज रखा, इसी के अंदर मैंने Q3 चार्ज रखा, और बाहर सपोज मैंने Q4 और Q5 दो चार्जेस और रख रखे हैं. ठीक है, तो गॉस लॉ बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज बताता है. गॉस लॉ हमें क्या बोलता है कि जो नेट फ्लक्स होगा इस ये क्लोज सरफेस के थ्रू, जो नेट फ्लक्स की वैल्यू होगी, दैट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ द चार्जेस विच आर इनसाइड दिस पर्टिकुलर सरफेस. ठीक है, तो गॉस लॉ की जो स्टेटमेंट थी हमने लिखी थी, दैट फ्लक्स विच इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए. इसकी वैल्यू जो होगी ये आपकी आ जाएगी कितने चार्जेस आपने सरफेस के अंदर रख रखे हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इलेक्ट्रिक फील्ड भी Q1 Q2 Q3 की वजह से ही है. ऐसा नहीं है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो मैंने यहाँ पर ई नेट लिखा है, ये सारे के सारे चार्जेस की वजह से है. सारे के सारे जितने भी चार्जेस हैं मेरी क्लोज सरफेस की विसिनिटी में, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट होगा, दिस विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड and outside the surface, present inside and outside the Gaussian surface, जो भी आपकी Gaussian surface आप कंसिडर कर रहे हो. बट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ द चार्जेस व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड. इज दिस पॉइंट आल्सो क्लियर? यस मैम. ठीक है, नेट फ्लक्स, इसका हमने पिछली क्लास में डेरिवेशन भी देखी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो चार्जेस बाहर प्रेजेंट है उनकी वजह से नंबर ऑफ इनगोइंग लाइंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग. बट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो आएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कहीं जा रहा है. सो हियर नेट फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू चार्जेस Inside the closed वेरी surface. गुड, प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस. अच्छा, प्रियंका इज आल्सो हियर. बच्चों जैसे जैसे आ रहे हो बताते रहना, ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर पाऊं. अपना नाम लिख दो एक बार चैट बॉक्स में, so that I will be able to mark your attendance. Is this point clear, guys? This is what you have studied about flux law. महक और दीपांशु, आपको भी क्लियर है बच्चों? यस मैम. ठीक है, ये वाला टॉपिक पढ़ लिया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं थी इसमें? All right, very good. So let's move forward. अब इसके दो चार सवाल सॉल्व करेंगे अच्छे अच्छे.
ठीक है, तो सपोज मेरे पास 3 हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडर, क्वेश्चन यही है आपका, कंसिडर द 3 हेमिस्फीयर्स, कंसिडर द 3 हेमिस्फीयर्स एंड calculate flux through them. ठीक है, तो अब मैं ये 3 हेमिस्फीयर बनाने की कोशिश करूंगी, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो एक इस तरीके से एक हेमिस्फीयर हमारे पास बना, ये इस हेमिस्फीयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दूसरे केस में मैंने हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके से बनाया, हेमिस्फीयर तो सेम ही बनेगा खैर, एंड फाइनली माय हेमिस्फीयर इज समवॉट लाइक दिस। अब देख लो मैं चार्ज कहाँ कहाँ प्लेस कर रही हूँ। इन द फर्स्ट केस आई एम प्लेसिंग द चार्ज इनसाइड दिस हेमिस्फीयर, इन द सेकेंड केस आई एम प्लेसिंग द चार्ज आउटसाइड दिस हेमिस्फीयर, छोटा सा चार्ज है ये, इतना बड़ा नहीं है जो मैंने गोला बनाया, एंड इन द थर्ड केस आई एम प्लेसिंग द चार्ज राइट हियर। ठीक है, पहले केस में मैंने बाहर अंदर प्लेस किया है, दूसरे केस में मैंने बाहर प्लेस किया है, चार्ज को अंदर प्लेस करा है, दिस इज प्लस क्यू, यहाँ पे मैंने बाहर प्लेस करा है इस चार्ज को, और तीसरे केस में मैंने इस चार्ज का जो एरिया है उसके ऊपर जस्ट प्लेस कर दिया है मेरा ये जो चार्ज एलिमेंट है वो। So can you tell me what will be the flux in all these 3 cases? मैम फर्स्ट केस में q by epsilon नॉट, सेकंड केस में 0 एंड थर्ड केस में भी 0। ठीक है, वेरी गुड। तो फर्स्ट केस में तो बच्चे ने बोला q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर तो एक तरीके से आप सरफेस को क्लोज भी मान सकते हो ना, अगर मैं इस पे एक ढक्कन लगा दूं तो ये मेरी क्लोज सरफेस हो जाएगी। ठीक है, अभी ये हेमिस्फीयर हॉलो है या फिर सॉलिड? हॉलो है बेटा, सपोज हॉलो है, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब नीचे से खुला हुआ है या बंद? नीचे से खुला हुआ है, नीचे से ये खुला हुआ है, उसके अंदर हमने अगर चार्ज को प्लेस कर दिया तब क्या होगा, बाहर प्लेस कर दिया तब क्या होगा, और ये वाली साइड पे प्लेस कर दिया तो मतलब नीचे से खुला हुआ है ये वाला। ठीक है, ओपन हेमिस्फीयर है हमारे पास, सिंपल। ठीक है बच्चा, चलो मान लो फिर ये क्लोज सरफेस कैसे हुआ? बेटा क्लोज सरफेस इसलिए हो गया, सपोज मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा, चार्ज तो मेरा अंदर प्रेजेंट है ना। हम इनसाइड वाला लेते हैं ना इसमें तो चार्ज में। हाँ, इनसाइड वाला चार्ज लेते हैं, वही मैं बता रही हूँ कि ये वाला चार्ज हमारा इनसाइड वाला चेंज आ जाएगा, और यहाँ पर जो मेरी सरफेस है वो क्लोज की तरह एक्ट करेगी, कि भले ही नीचे से ओपन है बट चार्ज मेरा क्योंकि अंदर प्रेजेंट है तो सारी की सारी साइड से ये सराउंडेड है, चार्ज तो मेरा चारों के चारों साइड पे सराउंडेड है ना सरफेस से, है ना। तो इस केस में जो हमारा फ्लक्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मेरा जो चार्ज है वो हमने सरफेस के अंदर रख रखा है। दूसरे वाले केस में अब चार्ज सरफेस के बाहर है, तो यहाँ पे गेस कर सकते हो फ्लक्स क्या आएगा? 0। मैम 0। इस केस में हमारा फ्लक्स हो जाएगा 0। और ये तीसरे वाले सिचुएशन में अब क्या करें? हाँ बेटा, इसमें भी 0 ही होगा। मैम अगर हेमिस्फीयर हॉलो है तो मैम कुछ फील्ड लाइंस तो पास करेंगी ना, तो 0 कैसे होगा सेकंड वाले केस में? बेटा फील्ड लाइंस जो इसमें से पास करेंगे, सपोज ये चार्ज है हमारा, इसमें जिस तरीके से आपकी फील्ड लाइंस पास करेंगी ना, इक्वल पास हो जाएंगी। यही तो हमने कल की क्लास में देखा था। लेकिन मैम जब आपने ये बताया था, आपने कहा था पूरा क्लोज है वो, तो यहाँ पे तो हॉलो है। बेटा वो हॉलो वाली जो चीज है हमारे पास हेमिस्फीयर जो है, बट फील्ड लाइंस तो हमारी जितनी इस सरफेस के अंदर घुस रही है उतनी तो सरफेस के बाहर भी चली जाएंगी ना। अच्छा मैम ठीक है ना, जितनी भी सरफेस के अंदर आपकी फील्ड लाइंस पास होंगी, अब सरफेस का अंदर वाला एरिया आप ये कंसिडर कर लोगे, सपोज यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल आपने इमेजिन कर लिया कि ये ढक्कन लगा हुआ है कोई, तो ये जितनी अंदर जाएंगी उतनी तो बाहर भी चली जाएंगी, तो अंदर तो नेट फ्लो तो 0 हो जाएगा ना, नेट फ्लक्स तो कुछ रहेगा ही नहीं। यस मैम, है ना बेटा, इज दैट ओके? यस ठीक मैम। है, और अब मुझे बताओ ये तीसरे वाले सिचुएशन में एक बच्चे ने तो बोला 0 है, बाकी बच्चे क्या सोचते हैं इस केस में क्या होना चाहिए? मैम इसमें भी तो इनसाइड की तरह ही एक्ट करेगा ना, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। बेटा अब इस केस में हो क्या रहा है कि ये जो चार्ज है ना, ये बिल्कुल इस एरिया पे प्लेस करा हुआ है ना, ये जो ओपन एरिया है उसके अंदर प्लेस करा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा चार्ज एक तरीके से अंदर है नहीं, ये जो पूरा का पूरा इस वाले स्फीयर के अंदर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे जो चार्ज है वो पूरा का पूरा स्फीयर के अंदर नहीं होता, क्यूब के अंदर नहीं होता, हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस, ताकि हम इसको कंप्लीट कर पाए पूरी फिगर को और ये क्लोज्ड सरफेस बन जाए। सो दिस इज माय गॉसियन सरफेस। अब आप लोगों को यही चीज इंश्योर करनी है सबसे पहले कि ये जो गॉसियन सरफेस है, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि दिस गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक।
तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू आप बोल सकते हो दैट द चार्ज थ्रू दिस एंटायर थिंग नाउ, थ्रू दिस एंटायर स्फीयर कितना फ्लक्स निकलेगा? Q by Q by epsilon naught. naught. Q by by epsilon naught. फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर विल बी Q upon epsilon naught. ठीक है, तो ये फ्लक्स है थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, दिस इज द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस जो हमने कंस्ट्रक्ट करी है बाय पुटिंग एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हियर. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ, कि इसका आधा वाला जो पार्ट है उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा? हाफ by 2 कर in all. देंगे. वेरी गुड, इसको हम हाफ कर देंगे. नेट फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर. अगर मैं हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ कि हेमिस्फीयर के में से कितना फ्लक्स निकल रहा है अब मैम, तो इसको आप डायरेक्टली हाफ कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन. यस मैम. ठीक है, तो इसीलिए बेटा अब जैसे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए यही है कि गॉसियन सरफेस हम किस तरीके से चूज कर रहे हैं, और गॉसियन सरफेस हम इसी हिसाब से लेंगे कि वो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक हो. वरना मैं यहाँ पर ऐसी भी कोई गॉसियन सरफेस ले सकती थी ना, कि ऐसी ऐसी अजीब सी मैंने एक क्लाउड जैसी गॉसियन सरफेस ले ली, तब भी तो ये क्लोज सरफेस बन जाती. लेकिन मैम फिर अनइक्वल फ्लक्स होता ना दोनों का. अनइक्वल फ्लक्स नहीं होता, फिर आप बता कैसे पाते कि मुझे ये जो हेमिस्फीयर है उस सरफेस के टर्म्स में इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है? Yes, पूरे में से तो yes, चलो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही निकलता, बट आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप सिमेट्रिक सरफेस बनाओगे ना, तो आप बहुत इजीली फ्लक्स कैलकुलेट कर पाओगे, वरना निकाल नहीं पाओगे. ठीक है, तो इसके बहुत Yes, सारे ma'am. एग्जांपल्स एनसीईआरटी में भी हैं, बहुत सारे दूसरी बुक्स में भी हैं, उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम. अब यहाँ पर देखो, a charge Q is placed at a distance a by 2 above the center of a square of edge A as shown in the figure. ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर मेरे पास ये प्लेट है, ठीक है, दिख रही है सब बच्चों को मेरी वीडियो में प्लेट? यस Yes, मैम. है ना. अब ये सपोज स्क्वायर प्लेट है, तो इस प्लेट का एज जो है अगर वो A के बराबर है, तो जो चार्ज है मैंने एग्जैक्टली इसके बीच में प्लेस कर दिया है एट A by 2 डिस्टेंस. तो अब इस सिचुएशन में हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है. सर इस मैम इसमें भी Q गॉसियन by 6 in इमेजिन all. कर लेंगे क्यूब. वेरी गुड. गॉस लॉ, गॉस वाली सरफेस कैसे इमेजिन करेंगे? अब देखो यहाँ पे हमारी जो नीचे क्यूब क्यूब इमेजिन कर लेंगे ना, कैसे इमेजिन करेंगे? अब ये चीज देखो, पहले क्यूब ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद बात करेंगे आगे. सबसे मुश्किल काम है क्यूब को ड्रॉ मैम करना. इसमें हम डायरेक्टली ई डॉट एस नहीं लगा सकते? ई डॉट एस लगा के क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है? मैम निकाल लेंगे वो तो, के क्यू बाय डिस्टेंस गिवन है तो. बेटा वैसे करना है तो वैसे कर लो, ये वाला ज्यादा मेथड जो है सिंपल है. ठीक है, इस मेथड को आप देखोगे तो ये जेन्युइनली ये वाला जो मेथड है गॉसियन सरफेस बनाने वाला, वो ज्यादा सिंपल है. ठीक है, उसमें आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा और ये सारे एलिमेंट्स पे कितना फ्लक्स जा रहा है वो निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना. तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल बनाएगा ना एरिया वेक्टर के साथ में. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर जैसे क्यूब हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें ये वाला जो पर्टिकुलरली डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, अब हमें बोला गया है कि इस वाले सरफेस के थ्रू आपको बताना है, ये वाली जो प्लेन शीट है इसके थ्रू आपको बताना है कितना फ्लक्स निकल रहा है, और इसकी जो लेंथ है वो आपको A के बराबर गिवन है, ये वाली लेंथ भी आपको A के बराबर गिवन है. जो चार्ज है मेरा वो एग्जैक्टली इसके सेंटर में रखा हुआ है, जो मेरा चार्ज है वो एग्जैक्टली इसके सेंटर में रखा हुआ है, और बोल रखा है कि आपको A by 2 डिस्टेंस पे ये चार्ज रखा हुआ है. तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया ना बाय फॉर्मिंग अ क्यूब ऑफ एज A. ठीक है, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया बाय फॉर्मिंग अ क्यूब ऑफ एज A. तो अब फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब कितना हो जाएगा? Q by Q by naught. वेरी गुड. फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब विल बी अगेन E डॉट dA. अगर हम करेंगे पूरा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो चार्ज है हमारा वो कैपिटल Q के बराबर प्लेस हमने कर रखा है. ठीक है बेटा? हाँ बेटा. ईच फेस के लिए निकालेंगे तो 6 आ जाएगा. आप हाँ, ईच फेस के लिए निकालोगे तो अपॉन 6 कर दोगे. अब टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? Ma'am, 6. है ना. क्यूब जो है वो 6 होते हैं. बिल्कुल सही बोला बेटा. क्यूब जो है वो आपकी सिमेट्रिक शेप है. ठीक है, क्यूब जो होती है वो आपकी सिमेट्रिक फेस होती है, इसमें आपके 6 फेसेस होते हैं. तो अब अगर हम एक फेस के थ्रू निकाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर किसी भी स्क्वायर के थ्रू निकाल रहे हैं, तो ये जो हमें गिवन सरफेस है इसके थ्रू जब आप फ्लक्स निकालोगे इट विल बी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन. हो गया ना सिंपल? यस मैम. ठीक है, इस तरीके के कोई भी अटपटे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे. गॉसियन सरफेस ही तो बनानी है बस. यस मैम. Yes, ठीक है, ma'am. ये थोड़ा सा क्यूब के क्वेश्चन से ही थोड़ा सा हम और खेलने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे वैसे मैंने डायग्राम बना रखा है तो आप लोग समझ जाओगे. तो बेटा अब ये क्वेश्चन में क्या है कि आपने जो चार्ज है वो कॉर्नर पे प्लेस कर रखा है. ठीक है, यू हैव प्लेस्ड द चार्ज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, एंड आपसे पूछा है कि उस पर्टिकुलर क्यूब के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, ये बताओ. क्वेश्चन समझ में आया?
यस मैम। ठीक है, तो अब ये वाला क्यूब देखो, ये जो सॉलिड क्यूब है इसमें आप देख सकते हो कि जो चार्ज है उसको मैंने एक एज पे प्लेस कर रखा है और एक कॉर्नर पे प्लेस कर रखा है। ठीक है, तो अगर मुझे इसके लिए, हाँ बेटा, 1/8 आएगा। Q/8 एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब ये जो चार्ज है वो कॉर्नर पे प्लेस्ड है, तो अगर मुझे क्लोज फिगर बनानी है तो मुझे और 7 क्यूब्स लगाने पड़ेंगे इस तरीके से, है ना, और 7 क्यूब लगाने पड़ेंगे ताकि एक क्लोज्ड सिमेट्रिकल सरफेस बन जाए मेरे पास। ठीक है, तो मैंने 4 इधर लगा दिए, 4 आगे की साइड पे, 4 पीछे की साइड पे। तो जो मेरे पास फ्लक्स आएगा थ्रू द क्यूब, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA अगेन, एंड वो कितनी वैल्यू हो जाएगी? Q इनक्लोज्ड अपॉन Q/8 एप्सिलॉन नॉट। Q बाय, ये आपके पास Q और एप्सिलॉन हो गया थ्रू द बिग क्यूब, दिस इज थ्रू द बिग क्यूब। Yes, ma'am. यस So मैम। now what I'm saying is that this big cube is a symmetrical shape. ये जो बड़ा क्यूब है, this is a symmetrical shape, and this big cube is made up of 8 small cubes. 8 small cubes. ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू द गिवन क्यूब कितना हो जाएगा? 1/8 Q/8 एप्सिलॉन नॉट। Very Yes, good. ma'am. It will be Q upon 8 epsilon naught. This is as simple as this. ऐसे सिंपल चीजें हैं। क्लियर है? आगे चलूं? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मैम वन एक और, साइड के लिए निकाल लेंगे तो, हाँ मैम वन वो साइड के लिए निकालते हैं, निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। वो निकालने की कोशिश करते हैं। 24 ही आएगा, सही बोल रहे हो। अब जैसे सपोज अब आपको ये एक जो क्यूब है आपने किसी कॉर्नर पे प्लेस किया और उसके बॉटम फेस के थ्रू आपको निकालना है। ठीक है, यू हैव टू डिटरमिन द फ्लक्स थ्रू द बॉटम फेस। इज दिस ओके कि बॉटम फेस के थ्रू हमें निकालना है? यस मैम। ठीक है, तो अब हमें बॉटम फेस के थ्रू अगर निकालना है तो सपोज मैंने अपना, मैम फिर एक क्यूब पे अगर Q/8 एप्सिलॉन नॉट है, फिर मैम उसको भी 6 साइड से डिवाइड कर देंगे तो तो 1/48 कितना आएगा? मैम 1/48। एप्सिलॉन ठीक नॉट। है, ठीक है, और बाकी बच्चे बताओ क्या आंसर लग रहा है? मैम लेकिन उनमें से कुछ साइड्स तो कॉमन भी होंगी ना क्यूब्स की। कुछ साइड कॉमन भी होंगे, तो चलो इसको करने का ना एक तरीका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से हो जाएगा वो वाला पार्ट। उससे आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्यूब को आप कैसे इमेजिन करोगे? इस क्यूब को आप कैसे इमेजिन करोगे कि हाँ हमारा कॉर्नर के ऊपर अगर चार्ज रखा हुआ है, तो जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उस तरीके से इसको इमेजिन करते हैं कि सबसे पहले मेरा जो चार्ज है वो एक कॉर्नर पे रखा हुआ है। मैं बोल रही हूँ कि इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये वाला जो कॉर्नर है, किसी भी एक कॉर्नर पे ले सकते हैं ना, है ना। तो अब ये जो पूरा का पूरा क्यूब है इसमें 6 साइड्स हैं, 6 फेसेस हैं, यस मैम। इसमें 6 फेसेस हैं। ये चीज अग्री कर रहे हैं सब बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके अंदर 6 फेसेस हैं, तो जो भी ये वाला जो बॉटम फेस है इसके थ्रू जो आपका आना चाहिए रिजल्ट, उसमें जो फ्लक्स आना चाहिए इट शुड बी 1/6 ऑफ द एंटायर क्यूब। ये चीज क्लियर है सबको? 1/6 ऑफ द एंटायर क्यूब के बराबर होना चाहिए ये वाली चीज। यस मैम। ठीक है, अब इसको बड़ी वाली सरफेस में कैसे इमेजिन करोगे? अगर मैं बड़ी वाली सरफेस में जो डायग्राम है वो नीचे का कंप्लीट करती हूँ यहाँ पे, तो बेटा जो बड़ी वाली सरफेस रहेगी उसमें नीचे की साइड पे आपके 4 क्यूब्स नहीं बन जाएंगे? यस मैम। नीचे की साइड पे आपके 4 क्यूब्स होंगे जो स्टैक्ड रहेंगे एक दूसरे में, यस मैम। है ना। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो जो बॉटम फेस होगा इस क्यूब का, जो इसका बॉटम फेस होगा, उसमें आपके 4 ऐसे फेसेस आ जाएंगे। देयर विल बी 4 सच फेसेस। यस मैम। यस मैम। राइट, वाले बिल्कुल जो बॉटम नीचे वाले जो होंगे उसमें आपके 4 फेसेस आ जाएंगे। तो ये इसको मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ दैट हियर वी हैव 4 faces at the bottom of the big cube, at the bottom of big cube, at the bottom of big cube. So one face is equal to 1/4 of the face of this cube, यस मैम। है ना। तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो अब फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 वैल्यू आ गई, और ये जो 1/4 की वैल्यू है इसको भी तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट से, है ना, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल क्यूब है उसके अंदर आपके 6 फेसेस हैं। सो इफ यू मल्टीप्लाई दैट
and you multiply these, you will get the answer as q upon 24 epsilon naught. Is this okay guys? Yes मैम। Yes मैम, clear. ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है सब बच्चों को? Yes मैम. मतलब बड़े वाले क्यूब की एक फेस पे q by 6 एप्सिलॉन नॉट है। हाँ, और बड़े एक वाले 4 मतलब हाँ, छोटे वाले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। अगर आपको इसको एक और तरीके से इमेजिन करना है ना, तो वैसे भी इमेजिन कर सकते हो। अब हम लोगों ने देखा था कि बड़े वाले क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। ये आपका एक दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड इसका यही है कि बड़े वाले क्यूब की वजह से जो आपका बिग क्यूब है, उसकी वजह से हमने देखा था कि फ्लक्स कितना हो जाता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो जो पूरा का पूरा आपका स्मॉल क्यूब है, उसके थ्रू फ्लक्स कितना होना चाहिए, Q by में 8 epsilon naught. क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 6 फेसेस हैं टोटल। 6 फेसेस है या नहीं है? Yes मैम. यस मैम। है ना। बट इन 6 फेसेस में से आपके 3 फेस जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। 3 फेस जो है वो एलिमिनेट क्यों हो जाएंगे? अगर आप इस चार्ज की वजह से देखोगे ना, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा, और इस केस में रेडियली डाउनवर्ड्स आएगा, और एक साइड पे कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो 3 फेसेस मैं ब्लू से थोड़ा मार्क कर रही हूँ ना, ये वाले 3 फेसेस की वजह से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आप लोगों का नहीं आएगा। उसका रीजन यही है कि ये 3 फेसेस में फ्लक्स जो है दैट विल बिकम पैरेलल टू द, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। एरिया वेक्टर इसका ऐसे आएगा, इसका ऐसे आएगा, और इस वाले का अंदर की साइड पे आएगा। तो 3 एरिया वेक्टर्स विल बिकम परपेंडिकुलर इन दिस केस। सो दैट इज व्हाई फॉर स्मॉल क्यूब, ये सेकंड मेथड है, फॉर स्मॉल क्यूब in case of 3 faces, area vector and electric field will become perpendicular to each other. ठीक है, तो खाली फ्लक्स जो है दैट विल बी बिकॉज ऑफ 3 फेसेस। सो दैट इज व्हाई जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे फ्लक्स की थ्रू बॉटम फेस, तो वो 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि मैम यहाँ पे 6 से डिवाइड क्यों नहीं हुआ। तो वो 3 से डिवाइड होगी, एंड यू विल गेट द आंसर एज q upon 24 एप्सिलॉन। इज दिस आल्सो ओके गाइस? मैम ये वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दो, 3 फेसेस क्यों कैंसिल हुए? ठीक है, ये वाला फिर से एक्सप्लेन मैं करती हूँ एक बार। ठीक है, इसको ना मैं एक बार अच्छे से फिर से ड्रॉ करती हूँ। खाली एक फेस का भी समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। 3 फेसेस क्यों कैंसिल हुए, ये अगर हमें समझनी है तो बेटा अब देखो, मेरा चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, ये मेरा चार्ज है ना। यस मैम। है ना, इसकी वजह से रेडियली मेरी फील्ड लाइंस एक्ट करेंगी। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फेस, इस पर्टिकुलर फेस की अगर मैं बात करूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यस मैम। है ना, और इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो कुछ ऊपर की डायरेक्शन में नहीं होएगा। यस मैम। है ना। सिमिलरली अगर मैं ये दूसरा फेस देखो, अब इस दूसरे फेस के बारे में बात करूं, इसमें भी यही सेम चीज नहीं हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड पे है और एरिया वेक्टर आपका बाहर की साइड पे है। यस मैम, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा। यही सेम चीज जो ये पीछे वाला दिख रहा है ना आपको, यस मैम। इसके साथ भी होएगा। इसका भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड होएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इसमें इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड आएगा कि एरिया वेक्टर और ये जो है दे विल बिकम 90 डिग्री टू ईच अदर। तो इन 3 फेसेस की वजह से फ्लक्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो खाली 3 फेसेस की वजह से, जो ये येलो वाले फेसेस मैं मार्क कर रही हूँ, एक ये वाला, एक ये बॉटम वाला जो फेस है, और एक ये जो बाहर वाला फेस है, इसकी वजह से आपका फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो 3 फेसेस को अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसकी वजह से जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा इट विल बिकम q अपॉन 24 एप्सिलॉन। यस मैम, क्लियर। ठीक है, इसके 2 मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए। ये एक तरीके से आपका फर्स्ट मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। ठीक है, वो वाला आपका सेकंड मेथड है। तो फर्स्ट मेथड में हमने 1/4 किया, और ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, देयर आर 6 फेसेस इन द क्यूब। ठीक है, तो आइडियली ये वाला तरीका ज्यादा एक्यूरेट होता है, इस तरीके से आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज अ मोर ज्योमेट्रिकल मेथड। आर बोथ ऑफ दीज मेथड्स क्लियर?
यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे उनको। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो गॉस लॉ जो है वो बेटा अब हमें समझ में आ चुका है। अब आगे जो अगला टॉपिक बनता है वो हमारा टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड इन टुडेज क्लास एंड आई थिंक एक और क्लास इसकी लगेगी, फिर हम ये टॉपिक को भी फिनिश कर देंगे। तो अब हमें समझना है कि गॉस लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में बेसिकली जो मैंने सारे आपको बताए थे, पॉइंट चार्ज हो गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, कोई हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, अगर हमारे पास शीट है, कुछ भी है, तो इन सब ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इन सब की वजह से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या होगा यूजिंग गॉस लॉ वेरी इजीली। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू दिस। उसके लिए सबसे पहले गॉसियन सरफेस जो है उसको डिफाइन करना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हमें चाहिए क्यों होती है, ये हमने अभी प्रीवियसली क्वेश्चंस में भी देख लिया। अब गॉसियन सरफेस में हमें पता है कि फ्लक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? मैम Q by लाइंस मतलब पास हो रही है। हाँ, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसको हमने कैसे डिफाइन किया था, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी है, E dot ds। डी। ऐसे डिफाइन किया था बेटा। तो यस हमें मैम। हमें गॉस लॉ के अंदर यही वाला इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, इसी इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने में हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये जो क्लोज्ड सरफेस होती है, क्लोज्ड सरफेस for which this flux is calculated, for which flux is calculated, is mostly, is generally an imaginary surface, और इसी imaginary surface को हम Gaussian surface कहते हैं, is generally an imaginary surface, और यही जो imaginary surface होती है इसको हम Gaussian surface कहते हैं। ठीक है, अब अलग अलग सिचुएशंस में गॉसियन सरफेस जो होती है वो अलग अलग तरीके से हम लेते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है कोई, ठीक है, सपोज ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, दिस इज माय पॉइंट चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज आई वांट टू इवैल्यूएट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आर। तो अब इसके अंदर अगर मुझे गॉसियन सरफेस बनानी है, मैं एक स्फीयर की गॉसियन सरफेस बना दूं, राइट? इज दिस ओके? आई कैन मेक अ सरफेस लाइक दिस। यस मैम। ठीक है, एक स्फीयर की जो गॉसियन सरफेस है वो मैं बना दूंगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, इसका जो एरिया है वो मुझे पता है, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना कि इस पॉइंट पे कितना है। वैसे ही हम देखेंगे कि अगर मुझे अगर मेरे पास एक ऐसे वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये पतली सी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इसके थ्रू मुझे बताना है कि इस पॉइंट पे, ये कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे बताना है, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बना दूंगी गॉसियन सरफेस। ठीक है, हम यही सब चीजें करेंगे। इस केस में मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बना दूंगी। तो अब सिलेंडर की मेरे पास तीन एरियाज आ गए, एक ये वाला एरिया आ गया, एक ये वाला एरिया आ गया, जो दोनों के ऊपर के एरिया, एक कर्व सरफेस एरिया हो गया। सो आई कैन वेरी इजीली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल फॉर दिस पर्टिकुलर सरफेस एज वेल, राइट? यस मैम। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास स्फीयर है, तो स्फीयर में हमारे दो केसेस बनेंगे कि व्हाट इफ द पॉइंट इज इनसाइड एंड व्हाट इफ द पॉइंट इज आउटसाइड। तो सपोज आई वांट टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज इनसाइड द स्फीयर, so in this case also I will make a surface which is like this. Yes ma'am. ठीक है, and on the other hand if I want to evaluate what will be the electric field at a point outside, तो outside के केस में भाई फिर से spherical surface ही बन जाएगी, बस वो बाहर वाले पॉइंट पे बनेगी। और मैम अगर स्फीयर के सरफेस पे हुआ तो बेटा आर की वैल्यू को रेडियस पुट कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, आर की वैल्यू को रेडियस पुट करोगे आंसर आ जाएगा। अब सपोज ये वाला आर है, तो यहाँ पर भी हमारा जो वैल्यू बनेगा दैट विल बी समवट लाइक दिस। मैम जो इनसाइड वाला केस है स्फीयर का, उसमें हम जो हमारे पास पहले से स्फीयर है उसी को गॉसियन सरफेस क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि ना अब उसमें भी हम केसेस देखेंगे, कुछ कुछ स्फीयर्स में क्या होता है कि यहाँ वाला जो चार्ज है फिर हम वो कंसिडर नहीं करेंगे ना। अगर आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जो चार्ज है ये वाला पार्ट, वो हम कंसिडर नहीं कर सकते, जो अंदर वाला चार्ज है इस सरफेस के वो हमें लेना है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक दूसरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ रही है। ये वाला केस इजी है, इसमें पूरा का पूरा स्फीयर का चार्ज आ जाता है। इस वाले केस में हम देखेंगे कि ये वाला चार्ज फिर हम नहीं ले सकते। ठीक है, बट यू गाइस कैन सी कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में हम यूजुअली सिलेंडर या फिर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं और हमारे पास आंसर बहुत इजीली आ जाएगा।
ठीक है, तो हमारा गॉसियन सरफेस हमें इसी हिसाब से लेनी है कि प्रॉपर शेप हो, प्रॉपर उसका साइज हो, सिमेट्रिक हो, जिसका एरिया हमें पता है वो हो, वरना फिर ये फॉर्मूला हम लगा नहीं पाएंगे। गॉस लॉ आपका हर जगह पे वैलिड होता है, बट जितना आप सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट उठाओगे, जितना सिमेट्रिक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होगा, उतना इजीली आपकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत जो डिफिकल्ट केसेस होते हैं उसमें भी गॉस लॉ लगा सकते हो, बट उसकी कैलकुलेशन हम इस लेवल पे नहीं कर सकते। ठीक है, चले अब एक एक करके देखिए कि कैसे निकाल सकते हैं वैल्यूज। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। सो लेट्स फर्स्टली डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या वैल्यू होती है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की? KQ by R square. वेरी गुड। तो सपोज आई एम हैविंग दिस चार्ज राइट हियर, सो आई नो दैट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मेरी कुछ इस तरीके से एक्ट करेंगी, है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। मैंने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज है, क्या दिक्कत है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ऐड करेंगी। नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट which is r distance away from this charge। तो मैंने क्या बोला, हम यही करेंगे। R square. वेरी गुड। हम कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। KQ अपॉन R स्क्वायर आंसर आएगा, बिल्कुल सही आपने बोला। तो हमें पता है कि यहाँ पर मैंने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी है ना। आई हैव ड्रॉन अ गॉसियन सरफेस व्हिच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। इज दिस ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इन दिस केस आई हैव ड्रॉन अ गॉसियन सरफेस, एंड गॉसियन सरफेस यही है कि इट इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। स्फीयर ऑफ रेडियस r मैंने ले लिया है कि हाँ मेरी जो गॉसियन सरफेस है वो स्फीयर है रेडियस r का। ठीक है, अब ये सिमेट्री वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस कितना हो जाएगा? जो भी चार्ज सेंटर में है Q, Q. Yes, है ना। ma'am. और यहाँ पर आप एक और चीज नोट कर सकते हो, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, और अगर मैं इस गॉसियन सरफेस पे कोई छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लूं, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस पे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लूं DA, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस का ये छोटा सा एलिमेंट DA है, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DA आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, Yes, ma'am. है ना, they are along the same direction. So very easily what you guys can do is you can see that E dot DA which is equal to E into DA cos theta. very good, it is equal to E DA cos theta। और मैम cos theta 1. वेरी गुड। तो Cos ये जो zero. cos theta है ये हो जाएगा cos 0 which will be equal to 1, so you will get this as E DA। One. Is this point also okay guys? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं इस पॉइंट में? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो बस हमारा आंसर आ गया बेटा। अब हमें गॉस लॉ कैसे लगाना है? वी नो दैट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। तो अब मैं इस Yes, केस ma'am. में क्या लिख सकती हूँ? क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट DA, तो मेरा सिंपली E DA बन जाएगा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? Q इनक्लोज्ड इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Yes, ma'am. है ना। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको तो मैं बाहर ही ले लूंगी, है Yes, ना, ma'am. हमें तो तो खाली constant की क्लोज तरह सरफेस करें. इंटीग्रल एरिया का करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मैंने बाहर ले लिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल हम एरिया का करेंगे, इट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल अगर क्लोज सरफेस इंटीग्रल आप एरिया का करते हो क्या वैल्यू आएगी? Area. एरिया किसका? स्फीयर का। कितना एरिया होता है? 4 pi R 4 square. pi r 4 by square. R square. आ गया आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you take it to the opposite side, what will you get? You will get that value of electric field is Q upon 4 4 pi pi epsilon naught epsilon naught R R square, square. which is equal to KQ upon R square. Do you see how easy this is? Yes, ma'am. ठीक है, we can see how easy Gauss law is. Right, guys? Yes, ma'am. ये तो सिंपल है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है बेटा, सबसे पहली बात तो ये। तो जैसे जैसे अगर आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करते हो तो R और E का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी E की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, सो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। इनवर्स का जो ग्राफ बनता है ना, बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कुछ कुछ पेपर्स में पूछ लेते हैं कि बताओ बेटा ग्राफ कैसा होगा, तो कुछ इस हिसाब से आपका ग्राफ। ठीक है, फोर्स का भी ग्राफ ऐसे ही आता है, फोर्स भी आपका डिस्टेंस के साथ इसी तरीके से डिक्रीज हो जाता है। चले आगे अगले केस पे मूव ऑन करें। इसी तरीके की डेरिवेशन है, छोटी छोटी, कोई मुश्किल डेरिवेशन है नहीं। मिनट नोट कर लें। हाँ, नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है बच्चे जो भी है क्लास में बेटा शॉर्ट नोट्स बनाते रहा करो। किसी बच्चे की अगर अटेंडेंस मिस हुई है तो अभी भी आप मेरे को टेक्स्ट कर दो, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। ठीक है बच्चे जो स्टार्टिंग में थे उन सबकी तो मैंने कर दिया, आई थिंक बाद में भी 1-2 बच्चे आए हैं, तो अगर आपकी अटेंडेंस मिस हुई है तो आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट कर दो सो दैट आई कैन मार्क इट, एंड प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, हर क्लास में ऐसे अटेंडेंस वगैरह मार्क होगी तो मानते हैं दिक्कत का काम है, बट अटेंडेंस मार्क करनी पड़ती है ना। काफी बच्चे ऐसे क्लासेस मिस कर रहे हैं। प्रियंका की नहीं हुई है शायद मार्क। ठीक है प्रियंका आपकी मार्क कर दी है बेटा मैंने। मान्या जैन, ठीक है ऑल राइट। अमन मिश्रा, एक सेकेंड, अमन बेटा आप, अमर कुमार मिश्रा, हाँ मेरे पास है अमन मिश्रा बच्चा भी। अमन मिश्रा तो ऐसे आई थिंक फर्स्ट टाइम आया है क्लास में, है ना बेटा? आपसे मेरी फोन पे बात हुई थी अभी 1-2 दिन पहले। चलो बढ़िया बात है बच्चा। श्रेया, ठीक है श्रेया की भी मार्क कर देते हैं, तब तक बच्चों को और टाइम दे दिया है, नोट डाउन कर लो फटाफट। श्रेया एक तो ना जैसे 3-4 बार रजिस्टर्ड है। श्रेया बेटा एक बार ना आप मुझे मेरे नंबर पे टेक्स्ट करके अपना SRN नंबर वेरीफाई करना बच्चा, ठीक है? क्योंकि आपका ना 3-4 बार यहाँ पे नाम डाला हुआ है, तो वो भी चीज मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है बेटा, अच्छा कुछ नहीं होता, चलो अच्छी बात है, छुट्टी हो गई ट्यूशन की तो। ठीक है ये वाली चीज क्लियर है, पॉइंट चार्ज वाली? किसी को इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो मैम। नो मैम। चलो अब आगे आ जाओ। देखो बढ़िया सा डायग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है ताकि आप लोगों को ऐसे एकदम 3D एक्सपीरियंस मिले और मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े ड्रॉइंग करने में। तो बेटा यहाँ पर क्या है, आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, कंसिडर अ, इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखना है, ये आपका NCERT वाले पेपर में भी आ सकता है। ये 2-4 केसेस, कुछ केसेस हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे क्योंकि जेई के बच्चे हो। ये पॉइंट चार्ज का केस, इसका लॉन्ग वायर का केस और शेल और स्फीयर वाला केस आपका NCERT में भी है। उसके अलावा जो भी केसेस पढ़ेंगे वो हमारे हैं। कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। मैम स्क्रीन पॉज है। स्क्रीन पॉज है, कुछ नहीं होता, अभी रिफ्रेश कर देते हैं। आ गई? यस मैम आ गई। Yes, so consider a uniformly charged infinite wire having charge density lambda. Charge density क्या होती है बेटा? मैम चार्ज अपॉन में एरिया और लेंथ। चार्ज अपॉन में लेंथ, ठीक है? चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन में लेंथ। अब सपोज आपको चार्ज डेंसिटी ना हो, हाँ बिल्कुल सही बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी हम लैम्डा में मेजर करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया जो भी आपके पास चार्ज है वायर पे जो आपने स्प्रेड कर रखा है डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी कुछ चार्ज डेंसिटी है वायर की विच इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है बेटा, अब आपको टास्क आपका क्या है कि यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ रफ डायग्राम सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, तो ये हमारे पास वायर है, इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, इनफाइनाइट वायर है बेटा ये, और हमें डिटरमिन करना है दैट इस पॉइंट पे विच इज सम r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वायर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, हमने यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया क्योंकि सबसे सिमेट्रिकल चीज हम यहाँ पर सिलेंडर ही बना पाएंगे, है ना बेटा? इस केस में हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया है कुछ इस तरीके से। इज दिस थिंग ओके गाइस? दिस इज माय गॉसियन सरफेस हियर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये जो सिलेंडर है ये मेरा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सिलेंडर लिख रही हूँ, बट ठीक है गॉसियन सरफेस मेरी इस सिचुएशन में सिलेंडर है, और वो जो सिलेंडर है उसका रेडियस इज इक्वल टू r, उसकी जो लेंथ है, जो उसकी हाइट है, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर व्हिच इज इंफिनिटी इन दिस केस। सो दिस इज माय गॉसियन सरफेस। ठीक है बेटा, टोटल चार्ज कितना है इस सिलेंडर के अंदर? मैम जितना वायर पे होगा। कितना होगा वायर पे? लैम्डा। into L। लैम्डा इनटू एल। टोटल चार्ज enclosed in cylinder will be lambda multiplied by the length of the wire, lambda L. Is this also okay? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हमने अगर जो भी एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करी है, इसकी लेंथ मेरी L के बराबर है कुछ, तो जो मेरा सिलेंडर पे हमारा चार्ज होएगा एक तरीके से, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा L। अब आप यहाँ पे देखोगे कि वायर तो मेरी इनफाइनाइट है ना? वायर तो मेरी इनफाइनाइट जा सकती है, मुझे वायर के इनफाइनाइट जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गॉसियन सरफेस L लेंथ की इमेजिन करी है, मेरा L लेंथ का सिलेंडर है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अगर आप, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाओगे, गॉस लॉ लगाओगे, तो आपकी 3 तरीके की सरफेसेस आएंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गॉस, सर्कुलर ऊपर और एक बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। अगर मैं यहाँ पर E.dA लगाऊंगी तो मेरी 3 सरफेसेस आएंगी। कौन कौन सी? एक तो आ गई एक तरीके से मेरी कर्व्ड सरफेस, है ना? एक तो मैं अपनी लिख सकती हूँ कर्व्ड सरफेस, प्लस हाँ एक आ गई मेरी जो ये टॉप का गोला है, वो ये जो टॉप वाला गोला है,
इस सिचुएशन में, है ना, ई डॉट डी ए निकाल लेंगे। और फाइनल वाली जो है वो ये जो बॉटम वाला सरफेस है वो, मैम टॉप एंड बॉटम क्लोज तो नहीं है बट अरे क्लोज्ड ही मान के चलो, ये क्लोज्ड ओपन में कंफ्यूज मत। तो सपोज क्लोज्ड ही है, ये पूरा मैंने क्लोज सरफेस मान ली है, गॉसियन बट सरफेस वो जो तो है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ना, फिर वो हाँ तो क्लोज तभी कैसे तो मैं कर बोल सकते रही हूँ हैं? कि देखो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये पूरी की पूरी वायर के साथ मैंने सिलेंडर ड्रॉ नहीं किया, ये वायर मेरी अभी तक एक्सटेंड हो रही है, मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया ऑफ लेंथ एल। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये जो वायर है ये मेरी लंबी है, बट आई हैव ड्रॉन अ गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ एल टू डिटरमिन द फील्ड एट पॉइंट आर। ठीक है बेटा? यस मैम। यस है। अब इंटरेस्टिंग चीज आप क्या देख सकते हो कि जो ये वायर होगी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, ऊपर की डायरेक्शन में। यस ये जो पैरेलल डायरेक्शन है वायर से उसकी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से वायर की वजह से, इस तरीके से, यस मैम। है ना। तो बेटा ये वाला जो फील्ड है इस एरिया वेक्टर के साथ, टॉप और बॉटम वाले एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का पे एंगल है। बना देगा ना, यस मैम। है ना। Yes, तो ma'am. यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस सिचुएशन में भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर जो कर्व सरफेस में है उसमें खाली मेरा जो थीटा है दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो बेसिकली जो ये क्लोज्ड मेरा जो ई डॉट डी ए की वैल्यू आ रही है इट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ कर्व सरफेस एरिया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो आई कैन राइट इट, लेट मी राइट दिस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट फ्लक्स व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, सो दिस विल ओनली बी बिकॉज ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। यस यस मैम। अब यहाँ पर मैं कर्व्ड ईडीए लिख सकती हूँ क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री, एंड इस सिचुएशन में दिस विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। अब कर लें इसको इंटीग्रेट। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब कर लें इसको इंटीग्रेट। अब तो इंटीग्रेशन करनी तो सिंपल है, ई तो फिर से बाहर ही आ जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर है। 2 पाई आर है। 2 पाई आर एल होता है, और ये हो जाएगा पाई एल से लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यस मैम। ठीक है, ये एल से एल कट गया तो ये लेंथ तो मैटर कर नहीं रही, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी कितनी? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती है आपकी 2 के लैम्डा अपॉन आर। यही वैल्यू आई थी पिछली बार भी, यस मैम। यस मैम यही आई थी। है ना। इनफाइनाइट वायर की वजह से यही सेम वैल्यू आई थी, नहीं आई थी? सब बच्चे बता दो। यस तो मैम। वहां पे यार कितनी मेहनत करी थी मैम, वो थीटा 1 थीटा 2 लिखा था, ई एक्स ई वाई निकाला था, पूरी की पूरी क्लास उसमें हमारी गई थी मैम। ये तो बड़ा सिंपली आ गया। यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो गॉस लॉ इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉस लॉ आपका हर जगह पे वैलिड भी होता है, बट हाँ जैसा मैंने बोला कि उसमें लिमिटेशन मेजरली यही है गॉस लॉ की, कि खाली एक हाईली सिमेट्रिक अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है ना तो उसके अंदर आप बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं किसी रैंडम पॉइंट पे, जैसे अगर मेरे पास फाइनाइट वायर है उस पे रैंडम पॉइंट पे शायद मैं इतना इजीली ना निकाल पाऊँ, ये क्योंकि सिमेट्रिक केस है, इनफाइनाइट वायर वाला केस है, तो इस वजह से मैं बहुत इजीली इसको डिटर्मिन कर पाऊँ। इज दिस ओके गाइस? अगले केस पे मूव ऑन करें। यस मैम। ठीक है, अभी जब हम पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे तो इन सब चीजों की वजह से पोटेंशियल भी देख लेंगे कितना आता है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट करें। आपका ये जो इस बार का टेस्ट होएगा ना, जो संडे को टेस्ट होएगा, उसके अंदर भी गॉस लॉ तक आएगा। तो ये गॉस लॉ और गॉस लॉ की एप्लीकेशंस बेटा अच्छे से करनी है। इसका आप देखोगे कि आपके ग्रुप में मैंने एक अच्छा मोटा खासा असाइनमेंट भेजा है, वो एलन का असाइनमेंट मुझे मिल गया था। डीपीपीएस में। हाँ बहुत आंसर सारी की भी भेज दीजिएगा उसमें उसकी। उसमें आंसर की भी है बेटा, उसको खोलो, उसके Yes, अंदर हर ma'am. डीपीपी के बाद आंसर है। यस मैम। ठीक है, तो आप लोग डीपीपी सॉल्व करो, उसके बाद हाथ किया तो आपको उसका आंसर भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस बच्चे को वो नहीं मिला है, ग्रुप में मेरा बिटली लिंक है, मैंने उसमें भी अपलोड कर रखी है। आज की क्लास के बाद भी मैं आपको गॉस लॉ की भेज दूंगी, मैम अभी वो किए नहीं है स्टार्ट करने। कर लो यार Yes, स्टार्ट, ma'am. जब टाइम मिले तब स्टार्ट कर लो। ठीक है, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, मैं तो ये बोलती हूँ। यस। उसमें भी कुछ कुछ डीपीपीज बहुत आसान है, कुछ कुछ डीपीपीज अच्छी हैं। हम डाउट कैसे क्लियर करवाएंगे? बेटा डाउट क्लियर करने के लिए देखो, कुछ बच्चे तो मैं बच्चों को सबको ये बोलती हूँ कि डाउट जिस टाइम पे आपको आता है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, ताकि वहीं पे हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। अगर कोई ज्यादा बड़ा डाउट होगा तो क्लास के एंड में चाहे 10-15 मिनट लेके तब उसको क्लियर कर लेंगे, वरना आप मुझे व्हाट्सएप करो। मोस्ट ऑफ द डाउट्स व्हाट्सएप पे भी रिजॉल्व हो जाते हैं, बच्चों की दिक्कत नहीं आती। आई कैन राइट द सोल्यूशन एंड सेंड टू यू, आई कैन सेंड अ वॉइस नोट, और आई कैन जस्ट क्लियर दैट डाउट स्ट्रेट अवे। मैम जो टेस्ट हुआ Okay. था उसके क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? उसमें से भी डाउट्स थे। बेटा वो वाले भी जो क्वेश्चंस है ना, मैं एक बार उसको देख रही हूँ कि मेरे पास वो एक बार जो टेस्ट पेपर है और उसके सोल्यूशंस हैं वो आ जाए, ताकि मैं आप लोगों को हाथ के हाथ ग्रुप पे शेयर ही करूँ।
ठीक है, ग्रुप पे शेयर कर दूंगी तो उससे आप लोगों के पास टेस्ट भी आ जाएगा, उसके सोल्यूशन भी आ जाएंगे, तो सारी चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएंगी। मैं मांग रही हूँ वो चीज, जैसे ही मेरे पास आएगी आई शेयर इट विद यू। मैम अगर कोई फाइनाइट वायर है तो उसके लिए भी तो हम सिलेंडर गॉसियन सरफेस लेके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फील्ड निकाल सकते हैं। हाँ, ये ऐसे सिमेट्रिक वाले केस में कर सकते हो मामला, सिमेट्रिक वाले केस में कर सकते हो, वैसे केसेस भी देखते हैं थोड़े से। यस मैम। ठीक है, अब चलो ये तो इनफाइनाइट चार्ज वायर हो गई। यहाँ पे तो हमने सिंपल एक पतली सी वायर कंसिडर करी है, बट जो वायर होती है यूजुअली काफी थिक होती है ना, यस मैम। है ना। यस तो मैम। बेटा अब इस वाले केस में मैंने यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी बनवा रखा है, ठीक है। तो इस केस में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो कंडक्टिंग वायर। तो अंदर से हॉलो है, कंडक्टिंग है, तो सारा का सारा जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे रिसाइड कर रहा है। हॉलो कंडक्टिंग वायर का एक तरीके से मतलब ये है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। मैम इसमें भी फिर चार्ज डेंसिटी लीनियर ही होगी। हाँ, इसमें भी हम चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी आपकी तरीके से लेंथ पे स्प्रेड है ना, लैम्डा के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, बट इसमें डिफरेंस जो आएगा, इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पे हमारे दो केसेस बन जाएंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहला केस जो हमारा बनेगा वो बनेगा व्हेन जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है दैट इज लेस देन आर, जो इसका रेडियस है उससे कम है। इज दिस ओके? यस मैम। तो गैस कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा? मैम जीरो। जीरो क्यों हो रहा है? मैम क्योंकि क्यू बाय गॉसियन 4 पाई सर्किट में एप्सिलॉन हमारा कोई आर स्क्वायर चार्ज नहीं आ रहा कैपिटल ना। आर स्क्वायर। हाँ बेटा देखो, नहीं इस केस में जीरो आएगा, सही बोल रही है बच्ची। क्यों जीरो आ रहा है? मैम क्योंकि क्योंकि हियर गॉसियन देयर इज नो सर्किट चार्ज। यस मैम जो हमने कंसीडर किया है ना उसमें चार्ज। हाँ, here all charge resides on मैम the surface। अच्छा सर, स्क्रीन पॉज है ना, एक सेकेंड। अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। मैं क्या बोलती हूँ, दैट here all charge resides on the surface। ठीक है, तो दैट इज वाई Q enclosed जो होगा वो तो मेरा जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, सो इफ आई एम डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ E डॉट DA, तो फिर से वही सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है कि यहाँ पर भी इट विल बी बिकॉज ऑफ कर्व्ड सरफेस, E डॉट DA की वैल्यू आएगी, और टॉप सरफेस की वजह से आएगी, इट विल बी बिकॉज ऑफ टॉप, E डॉट DA की वैल्यू आएगी, एंड अगेन इट विल बी बिकॉज ऑफ बॉटम एज वेल, जो बॉटम पार्ट रहेगा उसकी वजह से भी मेरे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, बॉटम की वजह से E डॉट DA की वैल्यू आएगी, बट ऑल दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सो दैट इज वाई जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जब उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो इस केस में अगर हम ये फिर से टॉप और बॉटम वाला जो केस होएगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। अगर अगेन सो अगेन इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू जीरो। है ना, जब कोई चार्ज ही नहीं है तो कहां से E का कॉन्सेप्ट आएगा? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट E inside a hollow cylinder is zero। सिंपली याद कर लो कि जब चार्ज ही नहीं है तो कहां से आएगी वैल्यू? E inside a मैम hollow cylinder। लेकिन उसके जो बाहर जो चार्ज है उसकी वजह से तो फील्ड आएगी ना। बेटा अंदर जब हमने क्या देखा था, बाहर जो चार्ज है उसमें बाहर के किसी पॉइंट पे हम निकालेंगे फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी, फील्ड की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, जब जो पॉइंट है अगर वो अंदर डिसाइड कर रहा है तो वहां पे आपका कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। ओके मैम। ठीक है, बाहर वाले पॉइंट पे अब हम नेक्स्ट में आ रहे हैं। अब अगर पॉइंट बाहर है तब क्या होगा वो बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो दैट नाउ माय पॉइंट इज आउटसाइड, है ना, नाउ R इज ग्रेटर देन R, राइट, वी कैन सी दैट। मैम ठीक है, सो वाला नोट करना है थोड़ा। अच्छा पिछले वाला नोट कर लो, ये लो, ये तो सिंपल है, इसका तो आंसर आप लोगों ने बता ही दिया था। मैम बट नोट्स में लिख देंगे ना। हाँ, नोट्स बनाने जरूरी है ना, सही बात है, कर लो नोट्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सिंपल है। इसके बाद हम इसी का केस डिस्कस करेंगे कि क्या होगा अगर हमारे पास सॉलिड कंडक्टिंग वायर हो, तो वो भी बढ़िया है। उसके अंदर अब चार्ज जहां पर है वहीं पर होता है, तो उस केस में बस ये होगा कि ये जो अंदर वाला पॉइंट है ना उसमें भी आंसर जीरो नहीं आएगा आपका, तो वो भी हम उसमें देखेंगे। उतना ही चार्ज कंसीडर करेंगे जितना सरफेस के अंदर हाँ, आएगा। उसमें उतना ही चार्ज कंसिडर करेंगे जो ये छोटा सा सिलेंडर है उसके अंदर है, तो उसकी भी वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकालेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। वो भी अच्छा है, वो भी टॉपिक ईजी है, सारे इजी है। ये मुझे गॉस लॉ वाला जो है ना वो टॉपिक सबसे पॉपुलर रहता है आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चंस के लिए, और सबसे इजी भी मुझे यही लगता है कि गॉस लॉ भी पूरे चैप्टर में सबसे इजी वाला टॉपिक है। चले बेटा आगे कर लिया नोट।
यस मैम हो गया। चलो, तो अब देख लो आर इज ग्रेटर देन आर वाला केस। तो अब इस केस में आप देख सकते हो कि गॉसियन सरफेस मैंने कंसिडर कर ली है, लेंथ उसकी एल है, रेडियस उसका आर के बराबर है। अब यहाँ पर क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा? लैम्डा। वेरी गुड, क्यू इनक्लोज की वैल्यू होगी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ राइट हियर, है ना। जो लैम्डा है इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय जो ये लेंथ है गॉसियन सरफेस की, वो उतना चार्ज यहाँ पे हम इनक्लोज कर पाएंगे। सो इट विल बी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय एल। ऑलराइट, सो अगेन यू कैन, लैम्डा की जगह सिग्मा नहीं आएगा यहाँ पर? नहीं बेटा लैम्डा ही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट हॉलो कंडक्टिंग वायर ही है ना, तो इट विल एक्ट एज अ लैम्डा वाला चीज ही। सिग्मा हमारा जब एरिया होता है तब आ जाता है। यहाँ पर क्योंकि हॉलो कंडक्टिंग वायर है तो इस केस में हम लैम्डा ही लेंगे। अभी हम सिग्मा लेंगे जब हम सॉलिड कंडक्टिंग वायर की बात करेंगे, तब हम सिग्मा कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चों? नंबर 400 सरफेस पर ही है ना उसके? बेटा चार्ज सरफेस पे है, बट दिक्कत क्या है कि ये वाली जो वायर है इसको हम खाली इसकी लेंथ से डिफाइन कर सकते हैं। 2πRL भी अगर आप ले लोगे तो वो भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपकी लेंथ से ये वायर जो है डिफाइन हो जाएगी, जैसे ये पिछली वाली केस में वायर हुई थी। यहाँ पर आपको जो एरिया है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी टू डिफाइन अ वायर। अगर आप सॉलिड वाली वायर की बात करोगे तब हम सिग्मा वाला केस कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, वरना फिर हमारे लिए इंटीग्रेशन करना भी और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, so that is why we will only consider lambda and we can determine the answer in this case. ओके मैम। All right, तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आंसर आएगा ये बताओ सब बच्चे। ठीक है, फिर से if we are considering the closed surface integral then what will we obtain? एक तो हमारे पास आ जाएगा because of E dot dA and this will be because of the curved surface, है ना। फिर से again we will get because of the top surface E dot dA and we will get because of the bottom surface as well. और मैम टॉप और बॉटम पे अगेन 0 हो जाएगा। हाँ, ये जो थर्ड टॉप वाला और ही बॉटम, बचेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, जो टॉप वाली सरफेस है उसकी वजह से भी थीटा आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, बॉटम में भी थीटा आपका 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपके कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर थीटा आपका 0 डिग्री है, खाली ये बचेगा। तो एक तरीके से आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है कि ये जो कर्व्ड होगा बिकॉज ऑफ ई डी ए, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम जो हमारे पास पिछला वाला केस आया था वही केस यहाँ पर भी हमारे पास आ रहा है ना। तो इस सिचुएशन में अब आप क्या लिखोगे? E multiplied by 2πRL is equal to lambda L upon epsilon naught. यस मैम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर से सेम वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? 2k लैम्डा बाय लैम्डा अपॉन 2 नोड आर। वेरी गुड, 2k लैम्डा अपॉन आर लिख लो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। इज दिस ओके? स्क्रीन पॉज है, एक सेकेंड। अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है सबको? यस मैम, एक बार नोट कर लेने दो। हाँ, एक बार आप नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कर लो, नोट डाउन कर लो सब बच्चे इसको फटाफट। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर में 0 होगा? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर में 0 नहीं होगा, उस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम आएगा। अभी वो वाली चीज भी देखते हैं, उस पॉइंट पे हमारा 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। उसमें फ्लक्स 0 नहीं होगा? नहीं, फ्लक्स 0 कैसे आएगा उस केस में बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आएगी ना, इनसाइड नहीं है ना बेटा, उस पे आ गया एग्जैक्टली उस पॉइंट पे कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आपकी आएगी ना 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल आर, है ना बच्चा। अगर आप उस पॉइंट पे बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो 0 है, सरफेस पे तो आ गया ना ढेर सारा चार्ज, तो अगर आप वहां पे कोई पास में चार्ज लाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो महसूस तो करेगा ना, अंदर कोई चार्ज नहीं करेगा, उसके पास तो करेगा ही। यस मैम डन। डन, तो चलो अब अभी आप क्या बता रहे थे? हाँ, अभी मैं ये बता रही थी कि अगर मैं इसको समराइज कर दूं, इफ आई एम समराइजिंग दिस, देन व्हाट हैव वी स्टडीड इनसाइड द सिलेंडर, हमारी क्या वैल्यू आई है? 0। Very good. Inside the cylinder is, if R is less than R, then electric field is coming out to be equal to 0. ठीक है, mode of electric field is 0. अगर मैं बात करूं on the cylinder, ठीक है, on the cylinder का सेम हो जाएगी, बस R हमारा रेडियस के इक्वल हो जाएगा। हाँ, very good. If I am saying on the cylinder, इसका मतलब है कि I am saying that R is equal to कैपिटल R,
तो इस केस में अगर हम निकालते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन आया ना 2k लैम्डा अपॉन r, हम यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल r की जगह कैपिटल r आ जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली माय मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच आई विल गेट, क्योंकि अब r की जो वैल्यू है उसकी जगह पर स्मॉल r आएगा तो वो r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर, KQ by R. वेरी गुड। तो आउटसाइड द सिलेंडर में क्या है कि ये जो स्मॉल r है दिस इज ग्रेटर देन, नाउ दिस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. So in this case the electric field will be 2k lambda by r, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. तो बेटा इसको आप ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो अगर मैं यहाँ पर इसको ग्राफिकली प्लॉट करूंगी तो एक इसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा कब, देन r इज इक्वल टू r, उसके पहले जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी 0, ठीक है। एट दिस पॉइंट माय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, द वैल्यू विल बी 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल R, एंड after this point, at this point after achieving maximum it will decrease and it will become screen post है। हाँ मैं इतना सुंदर डायग्राम बनाया, स्क्रीन पोस्ट विजिबल है बेटा? yes ma'am, यस मैम। ठीक है। तो ये हमारे पास हो रहा है, एक बार फिर से लेट मी ड्रॉ कि इनिशियली जब तक R मेरा अचीव नहीं हो रहा, जब तक मैं उस सिलेंडर के रेडियस पे नहीं आ रही, तब तक तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई 0 के बराबर रही है ना। उसके बाद जब मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ देन यू गाइस कैन सी दैट at R, which is the radius of the cylinder, I am having the maximum value of electric field, and after that it decreases. ठीक है, and it decreases in an inverse proportion. तो 1 by R से रिलेशन है इसका, तो ये इनवर्सली डिक्रीज कर रही है। Is it okay guys? यस मैम। ये चीज क्लियर है। अगले केस पे चले। आज थोड़ा डेरिवेशन वाली क्लास है हमारी, तो आज हमारी काफी ज्यादा हम डेरिवेशंस करेंगे ताकि ये वाला गॉस लॉ की एप्लीकेशन खत्म कर पाए। अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, ठीक है। वंस ऑल दीस डेरिवेशंस आर ओवर देन वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। मैम कूलम्स लॉ और फील्ड वाले जैसे क्वेश्चंस करवाना। ठीक है, चलो वो जेई वाले क्वेश्चंस फिर स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आएंगे बच्चों के लिए, वो वाले उस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलूं अगले केस पे? यस मैम, यस मैम। चलो, Yes, ma'am. very good. So now you can see that now what we are having is, now we are having a solid non-conducting wire. ठीक है, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर का क्या मतलब है कि भाई अब ये पूरी की पूरी नॉन कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या होता है? तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में ये डिफरेंस समझो। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? सपोज ऐसा मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सॉलिड है, पूरा भरा हुआ है, और ये कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग के केस में क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। हाँ, ये जो चार्जेस होंगे ना ये अंदर इतनी रिपल्शन फेस करेंगे कि ये सरफेस पे आ जाएंगे। और जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर होती है उसमें आप लोग देख सकते हो डायग्राम में भी कि चार्ज मैंने जहां पर दिया है वहीं पर है, क्योंकि ये चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब हम Yes, ma'am. स्फीयर की भी बात करेंगे तो स्फीयर में भी सेम केस होगी। अगर आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो इन सब केसेस के अंदर जो आपके चार्जेस हैं वो सरफेस पे रिसाइड करेंगे। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो केस होगा उसके अंदर आपका जो चार्ज होगा वो पूरी वॉल्यूम में भी स्प्रेड होगा। क्लियर है बेटा ये चीज? यस मैम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक इनफाइनाइट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वायर गिवन है, मतलब आपको इस केस में एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन यू आर हैविंग अ सॉलिड सिलेंडर। तो सबसे पहला केस हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आर की वैल्यू बहुत छोटी है कैपिटल आर से तब क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रो है दिस इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, दिस इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब आपको पता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस इन दिस केस? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब? मैम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जितने एरिया। यस मैम, हाँ, तो ये हो जाएगी मेरी पाई आर स्क्वायर एल गॉसियन सरफेस, यस मैम। ठीक है, दिस इज माय पाई आर स्क्वायर एल। तो अगर मुझे क्यू इनक्लोज फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस चार्ज डेंसिटी पाई आर स्क्वायर एल। very good, rho into pi r square L. This will be my value of charge which is enclosed by this surface. यस मैम, यस मैम। Is this okay? Now Yes. here also again I have to do the same thing. E dot dA निकालना है, so this will be because of curved plus top plus bottom surface. यस मैम। और ये जो टॉप और बॉटम वाली सरफेस रहेगी इस केस में फिर से वही सेम चीज होएगी, यस है ना। मैम, टॉप कर्व और वाला बॉटम वाली बचेगा। सरफेस के केस में थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, खाली कर्व सरफेस बचेगी मेरे पास। इस केस में थीटा 0 डिग्री रहेगा खाली।
So I can write that integral of E dA because of curved surface, which will come out as E multiplied by what? 2 pi RL. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. this must be equal to enclosed charge upon epsilon naught. Enclosed charge कितना है? Rho in pi r square L by epsilon. epsilon naught. ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? तो यहाँ से तो काफी चीजें कट जाएंगी, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एल से एल कट गया। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर वैल्यू। इज दिस ओके? Yes, ठीक है, ma'am. सो यू कैन सी अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट व्हेन आर इज लेस देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद आर, है ना? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ना? Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे से, तो जैसे जैसे आप आर इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। मैम ठीक ऐसे है, भी तो समझ सकते हैं ना कि आर बढ़ाएंगे तो ज्यादा चार्जेस आ रहे हैं हमारे। हाँ, तो तभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। वो चीज हमने प्रूव भी कर दी फॉर्मूला से। मतलब मैम, मतलब इसमें भी सरफेस पे मैक्सिमम होगा। हाँ, इसमें भी सरफेस में मैक्सिमम होगा। फिर अभी हम अगला केस देखेंगे, उसमें आपका डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा जब हम आर ग्रेटर देन आर करेंगे तो। ओके मैम। ठीक है, तो अब अगर अगले केस पे आते हैं, नाउ सेकंड केस इज व्हाट? व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब जो मेरा पॉइंट है वो सरफेस के बाहर है। तो फिर से यार ये गॉसियन सरफेस ही लिया, फिर से यहाँ पे गॉसियन सरफेस ही लिया है ना? फिर से कोई दिक्कत थोड़ी करी है? नो मैम। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या लिखोगे? व्हाट विल बी द चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस सिचुएशन? मैम इसमें रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच और आर कैपिटल वाला है। यस मैम। ठीक है, इसमें आपका वो वाला एरिया आ जाएगा। इसको ना मैं और सिंपल कर सकती हूँ कि अब यहाँ पर आई कैन यूज दैट एज वेल, जो हमने पिछला वाला एग्जांपल अभी निकाला है ना, सॉलिड हॉलो सिलेंडर वाला, यस मैम। है ना? वो वाला चीज भी मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ कि सपोज ये जो इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रो, एंड इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा। तो अभी हमने पिछले केस में देखा है कि लैम्डा की वजह से क्या आता है, और मैं आपको ये बता देती हूँ कि लैम्डा और रो के बीच में जो रिलेशनशिप होएगा वो एरिया का होएगा, है ना? अगर मैं Yes, रो ma'am. को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यस मैम। ठीक है, Yes, तो ma'am. अगर अब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कैलकुलेट करते हो तो ई जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के लैम्डा अपॉन आर। सो दिस विल एक्चुअली बी इक्वल टू, अब यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यू पुट इन कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 2k इंटू रो पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, तो इसकी जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। So this is the electric field outside the wire, and you can see that here now electric field is inversely proportional to R, तो ये decreasing field आएगा। Is this okay guys? यस मैम, एक बार प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, एक बार प्रीवियस वाली स्लाइड देख लो। इसको आप इस वाले तरीके से भी वरना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको आप इस वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं चाहे दिखा देती हूँ कि कैसे करेंगे। ठीक है, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आए। एक सेकंड, लेट मी ऐड अनदर स्लाइड। मैम आज तो बस डेरिवेशंस ही है इतनी सारी। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, आज खाली डेरिवेशन ही करनी है। आज डेरिवेशन का ही है मेन पर्पस। फिर डेरिवेशन हो जाएंगे एक बार कंप्लीट, तब हम इसके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो चीजें है ना, ये आपसे एज इट इज ही पूछ लेते हैं। सिलेंडर वगैरह वाली चीजें हैं अगर, या फिर सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए ग्राफ का क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी आपसे पूछ लेते हैं, तो ये तो हमें डायरेक्टली पता करना है। मैम नेक्स्ट Sphere- स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ, स्फीयर और शेल वाले जो केसेस होते हैं उसमें आपके ढेर सारे वैसे नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं। मैम एक बार पीछे वाले बस एक बार दिखा दो, एक लाइन। हाँ, देख लो उसी वाले से ना। अब मैं ये वाला भी दिखा दूंगी कि ये वाला जो केस है वो भी हमारे पास किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये तो चलो मैंने एक शॉर्टकट मेथड बता दिया। डिफरेंस यही आएगा कि वहां पर जो चार्ज इनक्लोज्ड है अब वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल हो जाएगा, है ना?
फिर जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वही सेम आंसर आ जाएगा जो पिछली स्लाइड में आ रहा है। तो वो भी अभी मैं दिखाती हूँ करके। मैम इससे नेक्स्ट वाली, अब इससे नेक्स्ट वाली देख लो। मैम ये ई आया कैसे, आपने किससे इक्वेट किया इसे? बेटा ये ई पहले, ये तो शॉर्टकट मेथड है, मैं इसका प्रॉपर मेथड भी दिखा रही हूँ। ये शॉर्टकट मेथड क्या है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप होता है एरिया के टर्म्स में, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज अपॉन लेंथ, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूंगी तो लैम्डा की वैल्यू जो होती है इट इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय एरिया। So I have just used this expression of lambda in the expression which I already had. जो मेरे पास hollow non conducting wire का expression था उसमें मैंने ये lambda का value put करा है, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। But I will show you another method to do this as well. ठीक है, इसका जो दूसरा मेथड है, जो प्रॉपर मेथड है, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। चलो आगे। जिस जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था वैसे फर्स्ट वाला किया वैसे दिखाऊं वो वाला भी। चलो, तो वो वाला मेथड में अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका r इज ग्रेटर देन r वाला केस है, इसको हम ऑल्टरनेट बोल लेते हैं, ऑल्टरनेट मेथड। वो ये वाला ज्यादा सिंपल लगे तो इससे कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर बताओ क्यू एंड क्लोज। अल्टरनेटिव तो इससे पहले जो हमने किया था वो था, हाँ वो है ऑल्टरनेट मेथड, बट ठीक है चेंज कर देंगे वो चीज। अब यहाँ पर क्यू एंड क्लोज कितना हो जाएगा, रो इनटू पाई आर स्क्वायर एच। वेरी R गुड। कैपिटल वाला। इन दिस सिचुएशन वी विल हैव पाई कैपिटल R स्क्वायर L। ठीक है, क्योंकि जो मेरा चार्ज है वो तो ये R स्क्वायर तक ही है ना, उसके आगे तो मेरा चार्ज ही नहीं है ना भाई। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। नाउ आई नो दैट अगेन कर्व्ड वाली ही सरफेस बचेगी, तो कर्व E डॉट dA which will be equal to E multiplied by 2 pi RL should be equal to this Q enclosed upon epsilon naught। यस मैम। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, E डॉट 2 pi RL is equal to रो into pi R, सॉरी कैपिटल R आएगा, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब कर लो इसको भी सिंप्लीफाई यार, L से L कट गया, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, एक तो 2 का फैक्टर आ ही जाएगा, तो यहाँ पर भी जब E की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रो R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R। तो वही तो सेम वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे ही वो पहले वाला करा है उसी तरीके का सेम मेथड फॉलो कर दिया। इज दिस ओके एज वेल? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे ने सही बोला, इसको हम ऑल्टरनेट मेथड लिख देते हैं। ये ऑल्टरनेट मेथड है, वो एक्चुअल मेथड है डिटर्मिनेशन। ठीक है, खाली डिफरेंस है कि यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर है, वहां पे स्मॉल r स्क्वायर था, दैट इज द ओनली डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज नोट डाउन कर ली तो बताओ फिर आगे चलेंगे अपन लोग। यस मैम। कर लिया, वेरी गुड। हाँ बेटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे। चले आगे। यस मैम। चलो, तो अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि तो हमारे को वही निकालना है कि सबसे पहले इनसाइड द सिलेंडर क्या आया था, रो R upon 2 epsilon naught। very good, when R is less than R, so we saw that value of electric field was rho R upon 2 epsilon naught. 2 epsilon. So this is telling us that electric field is directly proportional to R. Then we saw what is the value outside the cylinder, रो कैपिटल R square upon 2 epsilon naught small r। वेरी गुड, गुड जॉब। यहाँ पर हमारा जो स्मॉल आ रहा है इट इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू आ गई थी, रो R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ठीक है, तो यू कैन सी दैट E is inversely proportional to R here, and if I am talking about R is equal to R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू हो जाएगी, मैम रो R upon 2 epsilon naught। रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये चीज आप दोनों फॉर्मूला से ही देख सकते हो, है ना, you can see this in both the formulas. So if I plot a graph of this particular thing, ठीक है, let this be R, let this be electric field, तो यहाँ पर भी हमारा जो स्पेशल पॉइंट है that is when R is equal to R। तो अब हो क्या रहा है बेटा, जब तक आपका R छोटा है इस वाले पॉइंट से, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लीनियरली इंक्रीज कर रहा है।
है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज अचीविंग अ मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एंड दिस मैक्सिमम इज इक्वल टू रो आर अपॉन 2 epsilon. And when it achieves the maximum at this point, so then it is inversely proportional to r, so it will start on decreasing. तो इस तरीके का हमारा रिलेशनशिप आएगा, मतलब सेम ही ग्राफ आया है जो पिछले केस में भी आया था, बस यहाँ पर हमारा जो ये वाला पोर्शन है वो अलग आया है, वहां पे ये 0 हो रहा था, यहाँ पर ये वाला जो चीज है वो 0 नहीं होता. इज दिस ओके गाइस? यस मैम. क्लियर है? यहाँ तक के केसेस क्लियर है? अभी तक हमने 4 केसेस कर लिए हैं, पॉइंट चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम. एक सेकेंड. यस मैम. हाँ कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो. मैम हो गया. हो गया नोट डाउन? चलूं आगे? यस मैम. चलो अब अगले केस पे आ जाते हैं. अगला केस है हमारा, अगर हमारे पास एक थिन इनफाइनाइट शीट हो तब हमें क्या करना है. ठीक है, तो सपोज यू आर हैविंग अ थिन इनफाइनाइट शीट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू यू. सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लोगों को गिवन है एंड दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस सिचुएशन में एंड यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डी. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एट अ पॉइंट डी, एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डिटरमिन करना है. तो बेटा ये डिटरमिन करने के लिए भी हम एक गॉसियन सरफेस ही इमेजिन करेंगे जो हम बोलेंगे इसके थ्रू पास कर रही है. ठीक है, इट इज पासिंग थ्रू दिस सच दैट ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी जो लेंथ है दिस एंटायर लेंथ इज इक्वल टू डी. ठीक है, ये जो एंटायर लेंथ है इट इज इक्वल टू डी इन दिस केस, और रेडियस जो है इसका इट इज इक्वल टू सम वैल्यू आर. इज दिस ओके? यस. ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज इनक्लोज into DA. डीए का क्या वैल्यू होगा? मैम जितना रेडियस है उसका PR स्क्वायर. square. हाँ, तो एक तरीके से जो चार्ज इनक्लोज है वो तो खाली इसी पार्ट पे इनक्लोज है ना, जो ये एरिया है उसकी वजह से, मैम पाई r Yes, square हो जाएगा फिर. है ना. तो बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर एरिया आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, मेरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा. यस मैम. है ना, यस अब तो बड़ा सिंपली आप गॉस लॉ लगा सकते हो. तो गॉस लॉ में क्या होगा? E डॉट डीए अगेन. सो नाउ अगेन दिस विल बी बिकॉज ऑफ द 3 सर्फेसेस, है ना. एक आपकी कर्व्ड हो जाएगी बिकॉज ऑफ कर्व सरफेस, E डॉट डीए की क्या वैल्यू आ रही है, प्लस बिकॉज ऑफ टॉप सरफेस क्या वैल्यू आ रही है E डॉट डीए की, प्लस व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बॉटम सरफेस. मैम इसमें कर्व्ड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा. बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, अब इसमें कर्व्ड वाला कैंसिल आउट होएगा, है ना. अब यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि कर्व्ड सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका बाहर की साइड पे है और जो एरिया वेक्टर है वो आपका नीचे की साइड पे है. तो यहाँ पर जो थीटा होगा दैट विल बी 90 डिग्रीज. और मैम जैसे शीट थिन है तो टॉप और बॉटम तो सेम ही हो जाएगा. नहीं, शीट तो थे ना, बट वो दोनों अलग अलग साइड पे है ना. टॉप और बॉटम यहाँ पर थोड़ी है. तो आपका सिलेंडर जिस पॉइंट पे आपको इवैल्यूएट करना है उस पॉइंट पे है ना मामला, ओके. है ना बेटा. तो ये टॉप और बॉटम की वजह से खाली आपका यहाँ पे रोल आएगा, जो भी रोल आएगा. तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप और बॉटम नहीं, इसको हम लेफ्ट और राइट लिखते हैं क्योंकि अब टॉप और बॉटम का केस खत्म हो गया. अब लेफ्ट और राइट में है ना आपके एरियाज, बिकॉज ऑफ द लेफ्ट एरिया एंड बिकॉज ऑफ द राइट एरिया. ठीक है बेटा, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये भी आप लोग डिटरमिन कर सकते हो. लेफ्ट की वजह से वैल्यू हो जाएगी E डॉट डीए कॉस, अगर हम लगाएंगे cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली E डीए लिख सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली प्लस राइट वाले की वजह से E डीए, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दिस सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यस मैम. ठीक है, तो अब इन दोनों की तो वैल्यू सेम ही आ जाएगी ना, डीए दोनों साइड पे पाई आर स्क्वायर के बराबर है. So Yes, ma'am. this will be equal to what? E multiplied by 2 pi r square is equal to sigma into pi r square upon epsilon naught.
यस तो बेटा मैम, बहुत सिंपल आंसर नहीं आ गया आपके पास? सिग्मा इलेक्ट्रिक अपॉन 2 फील्ड, एप्सिलॉन नॉट। यही सिग्मा तो अपॉन आया था 2 हमारा। एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बच्चा, यही तो वैल्यू आई थी मैम जब हमने 2 भी निकाला भी आएगा। था। टू हाँ 2 भी 2 आएगा। एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन। यस मैम, ये उससे भी वैसे भी ठीक है, यही जब आई। हमने डिस्क वाला केस देखा था डिस्क तो वाले, डिस्क से भी तो हमने निकाला था ना कि डिस्क का जो Yes, वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी अगर रेडियस की, तब हमारे पास इनफाइनाइट शीट बनती है ना? तो उसकी यस वजह से भी मैम, तो यही वैल्यू आई थी। क्लियर है यस ये मैम। चीज? चलूं आगे? नो मैम। मैम एक सेकंड, एक अच्छा सेकंड। नो मैम, नोट डाउन कर लो। ये वाले जो 3 केसेस हैं बस ये आपके स्कूल के लिए भी जरूरी है, पॉइंट चार्ज वाला, इनफाइनाइट शीट वाला, लॉन्ग वाला जो लॉन्ग वायर वाला केस है वो, और फिर हम आगे पढ़ेंगे जो स्फीयर और शेल वाले। ये जो हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ये आपके जेई पर्पस के लिए जरूरी है, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाले तब आप देख सकते हो कि ये इजी भी है, पॉइंट चार्ज हो गया, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर हो गई, ये वाला केस बहुत ज्यादा इजी है। अब इसके बाद का भी जो हम केस देखेंगे थिक इनफाइनाइट शीट का, वो भी आपके स्कूल के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, वो थिक इनफाइनाइट शीट का बस हम लास्ट केस देखेंगे, उसके बाद स्फीयर वाला जो केस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्फीयर हो गया, शेल हो गया, और उसकी वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके अराइज कर सकते हैं, उसमें कैविटी प्रॉब्लम होती है जो काफी मतलब ऐसे पॉपुलर है जेई वगैरह के पेपर में। तो वो सारे क्वेश्चंस और उस तरीके के सारे एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मैम डन। डन, चलूं आगे? मैम इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगी हर नहीं, ये हर डिस्टेंस। पॉइंट पे ये आपकी यूनिफॉर्म है शीट की वजह से। तभी आप देखोगे ना आगे जाके कैपेसिटर भी हम बनाते हैं तो 2 शीटों से ही बना लेते हैं। शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। बच्चे ने पूछा था ना कि पैरेलल वाली कैसे बनाएंगे मैम, तो इसकी यस वजह मैम, से, वो तब भी पढ़ा था, तब भी आया हाँ, इसकी वजह से आपकी जो होगी ना शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो पैरेलल आएगी। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर दैट the electric field is independent of the distance. It is a constant, it is a uniform electric field and it will always be perpendicular to the sheet. Positive है तो away from it, negative है तो towards it. मैम लेकिन फिर कैपेसिटर में इनफाइनाइट शीट कैसे बनाते हैं? इनफाइनाइट कैपेसिटर में छोटी कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ओके वो भी मैम। हम सीखेंगे अभी, वो सारी चीजें अभी हम सीखेंगे, जब कैपेसिटर में जाएंगे तो वो भी चीज सीख लेंगे। ठीक है, चलूं अब यस आगे? मैम। यस मैम। यस मैम। चलो अब आ जाओ अगले केस में कि थिक इनफाइनाइट शीट के केस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो थिक इनफाइनाइट शीट का मतलब है कि भाई कुछ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसके अंदर, इसकी कुछ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पर भी मेरे 2 केसेस बन जाएंगे। इनसाइड और आउटसाइड। वेरी गुड, इनसाइड केस वाला मतलब है R इज लेस देन D, मतलब पॉइंट इज इनसाइड द शीट। ठीक है, यहाँ पर जो D है ना बेटा, D is the thickness of the 2D is the thickness of the sheet। जो R है वो आप देख सकते हो कि आई एम मेजरिंग फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जो ये डिस्टेंस R है वो आई एम मेजरिंग फ्रॉम द सेंटर। सो आई एम ड्रॉइंग अ सिलेंडर, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है, जो गॉसियन ये मैंने सरफेस ड्रॉ करी है, गॉसियन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। ठीक है, हियर ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ करी है, गॉसियन सरफेस, तो इट इज अ सिलेंडर, और ये सिलेंडर का जो रेडियस है वो कुछ R के बराबर है, कैपिटल R के बराबर है, और जो रेडियस इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल r। ठीक है, इज दिस ओके? ये चीज समझ में आई? यस मैम। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द पाई वॉल्यूम ऑफ पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2R। पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2r, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2r, है ना? पाई R स्क्वायर L ही तो होती है, यहाँ पे L जो है वो 2r के बराबर है। तो चार्ज इंक्लोज कितना हो जाएगा मैम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी यस। गुड। तो चार्ज इंक्लोज की वैल्यू हमारे पास आ गई, रो मल्टीप्लाइड बाय पाई R स्क्वायर इंटू 2r। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी यही होगा बेटा, जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा मेरा, इट विल ओनली बी बिकॉज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट फेसेस, यस मैम। है ना? ओनली बिकॉज ऑफ लेफ्ट एंड राइट फेसेस, ओनली बिकॉज ऑफ लेफ्ट एंड राइट फेसेस। वो कर्व सरफेस वाला तो फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू फिर से वही आ जाएगी, E इंटू 2 पाई R स्क्वायर, राइट? E इंटू 2 पाई R स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी ना हमारे, या फिर इसको और एक्सपैंड करके लिखूं? नहीं मैम आ गया। And this will be equal to how much? Rho into
pi r square into 2r divided by epsilon naught. So now we can simplify this. ठीक है, when we simplify this, pi से pi कट जाएगा, r square से r square कट जाएगा. ठीक है, तो आपके पास ये 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास खाली बचेगा क्या? You will get that E is equal to rho r upon epsilon naught. That is it. Is this okay, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here also we can see that electric field is directly dependent on R. Simple है ये वाली चीज. ठीक है, Yes, अब ma'am. चलो दूसरा केस देखते हैं कि what if the point is outside now. ठीक है, now the second case is when the point is outside this particular sheet. ठीक है, अब अगर R is greater than D है तब क्या होगा? तो बेटा सेम जो पिछला वाला केस है वही एग्जैक्ट चीज होएगी, खाली जो छोटा सा डिफरेंस आएगा वो आएगा कि वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस कितनी हो जाएगी इस केस में. चलो वो तो वॉल्यूम तो आप निकाल ही सकते हो, बट चार्ज एंक्लोज की वैल्यू कितनी होएगी? मैम इसमें 2r की जगह 2d आ जाएगा. वेरी गुड. चार्ज एंक्लोज में अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे आपके पास 2r था ना, यहाँ पर बस उस 2r की जगह 2d आएगा क्योंकि इतने एरिया में तो चार्ज है आपका. यस मैम. ठीक है, तो चार्ज लास्ट वाले एंक्लोज केस में कैपिटल आर कहाँ गया था? कट गया बेटा, दोनों साइड पे r स्क्वायर आया ना. यस मैम. जो ये वाला एरिया होगा ये पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा ना लेफ्ट और राइट फेसेस का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, वो कट जाएगा. ठीक है बेटा, तो जो चार्ज एंक्लोज होगा इस सिचुएशन में वो हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2d, है ना, क्योंकि इतने एरिया में तो चार्ज है. तो अब वही सेम केस बन जाएगा हमारा. अगेन E डॉट डी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी E डॉट 2 पाई आर स्क्वायर and this must be equal to enclosed charge upon epsilon naught. So यहाँ पे सॉरी स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर आएगा, ये गड़बड़ नहीं करनी हमें. ठीक है, तो अब इन दोनों को भी फिर से इक्वेट करेंगे तो r स्क्वायर तो फिर से कैंसल आउट हो जाएगा. r स्क्वायर का तो कहीं टर्म आ ही नहीं रहा. यस मैम. है ना, तो फिर से यू विल गेट E into 2 pi r square is equal to what? Enclosed is rho into pi r square Pi r square into 2d. divided by sigma epsilon naught. Epsilon naught. ठीक है, सो अगेन 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन. Epsilon. Yes. So now you can see that outside it is a constant value. ठीक है, outside the field you are getting a constant value. Outside it is a uniform electric field. जब हमारे पास inside की हम बात कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग है. तो अगर इसकी भी वैल्यू मैं ब्रीफ में लिखूं तो इनसाइड हमारे पास क्या वैल्यू आई थी बेटा? रो आर बाई नॉट. Very good. We obtained rho r upon epsilon naught, which means that electric field is directly proportional to r. Outside क्या वैल्यू आई थी? रो डी बाई और डी अपॉन में. Very good. इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था rho d upon में epsilon naught. So if I plot a curve of this, तो किस तरीके से मेरे पास कर्व आएगा ये भी आप लोग देख सकते हो. वेरिएशन मेरे पास कैसे आएगी? ये मेरा r है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है. फिर से मेरी जो स्पेशल चीज हो रही है दैट इज हैपनिंग एट r इज इक्वल टू d. तो हो क्या रहा है बेटा? मैं इसका कर्व प्लॉट कर रही हूँ तो आप देख सकते हो इनिशियली जब छोटा है r की वैल्यू इज लेस देन d एंड गेटिंग अ लीनियर डिपेंडेंस, सो इट इज इंक्रीजिंग. देन इट विल रीच अ मैक्सिमम वैल्यू एट r इज इक्वल टू d. फिर कांस्टेंट हो जा रहा है. Very good. At r is equal to d, it is reaching a maximum value which is equal to sigma d upon epsilon naught, जो यहाँ पे भी वैल्यू है. तो ये sigma d upon epsilon naught की वैल्यू है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है. Is this okay, guys? Yes, यस ma'am. मैम. मैम एक ठीक सेकंड. है, इतना काफी है आज की क्लास के लिए. अब मैम नोट कर Yes, लेना. yes, ma'am. हाँ, नोट डाउन तो कर लो. ठीक है, बाकी इतना काफी है मैम. अब तो थक गए मैम. अब तो ऐसे मेरे को भी लग रहा है कि बहुत सारी डेरिवेशंस करवा दी आज की क्लास में बच्चों को. थैंक यू सो मच बच्चों. Derivations तो इजी थी बट लिखना पड़ रहा है. डेरिवेशंस इजी थी बट वही है बहुत सारी है, तो थोड़ा सा अब ये वाली चीज हो जाएगी, फिर हम स्फीयर वाली चीज भी कर लेंगे, फिर गॉस लॉ वाली चीज खत्म हो जाएगी. थैंक यू सो मच बेटा. थैंक यू सो मच एवरी